बाहर से जंगल, अंदर से पूरा महल वाला ससुराल। गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर में रामलाल और शारदा अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जहां घर चारों तरफ पेड़ों और जंगली पौधों से घिरा हुआ है और पूरा वातावरण सन्नाटा और ठंडी हवा से भरा हुआ है। वहीं घर के अंदर सभी लोग फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठकर तरह तरह के पकवान बड़े प्यार से खा रहे होते हैं। अरे बेटा, और पुली ले लो, प्लेट खाली मत छोड़ो। नहीं मम्मा, अब और कुछ नहीं चाहिए, पेट पूरा भर गया है मेरा। पापा जी, आप भी कुछ ले लीजिए ना। अरे कोई हमसे भी पूछो, हम भी बैठे हैं यहाँ। तुझे क्या पूछना है, जो खाना है लेकर खा ले, किसी ने मना किया है क्या? अच्छा मम्मी, अब हम और पापा चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। अरे बाप रे, ये जंगल धीरे धीरे और घना होता जा रहा है। पापा जी, अभी तो गर्मियों का मौसम है, इसलिए पेड़ कम है, लेकिन फिर भी हमारे घर में पेड़ों की वजह से ठंडक रहती है, वरना इस जंगल में बिजली भी नहीं है और हमारा छोटा सा घर यहीं बना है। शहर जाना भी बहुत डरावना और लंबा सफर है। हाँ बेटा, लेकिन अब मजबूरी है, गरीबी है, इसलिए जंगल में ही रहना पड़ता है। चलो काम पर चलते हैं, वरना आज काम भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर रामलाल और राघव गहरे जंगल से होकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर शारदा के साथ राहुल आराम से बैठा हुआ होता है और घर का माहौल हल्की बातचीत से भरा रहता है। माँ, तुम्हें कितना आराम है ना, न कोई पड़ोसन, न कोई रिश्तेदार, कोई झगड़ा नहीं, बस सुकून से घर में बैठकर जिंदगी गुजर रही है। हमें देखो, बाहर जाकर कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तुझे कहाँ बाहर भागना पड़ता है, दिन भर तो तू बस आराम ही करता है। अपने पापा और भाई की मेहनत और पैसे दोनों का मजाक बना देता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, इसकी शादी करवा देते हैं, जिम्मेदारियाँ आएंगी तो थोड़ा समझदार बन जाएगा। सच में भैया की शादी होगी तो बड़ा मजा आएगा। अरे मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरी शादी करवा दो। लड़की भी मैंने ढूंढ ली है, वही मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। वाह देवा जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चुपके से गर्लफ्रेंड भी बना ली और किसी को बताया भी नहीं। भैया, ये तो गलत बात है, ऐसे तो छोटी छोटी बातें बताते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और चुपके चुपके गर्लफ्रेंड भी बना ली, बताया तक नहीं। अच्छा, तो तेरी वो गर्लफ्रेंड हमारे इस जंगल में बसे घर में आने के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ माँ, श्रुति मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे शादी करके अपने जंगल में बसे ससुराल में जरूर आएगी। एक बार फिर सोच ले, अगर उसने शादी की तो उसे इसी जंगल वाले ससुराल में रहना पड़ेगा, जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। क्या उसके माता पिता अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजने के लिए तैयार होंगे? हाँ माँ, श्रुति मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे मेरे गरीब होने से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने माता पिता को भी मना लेगी। अच्छा, तब तो ये बात तेरे पापा को बताकर तेरी शादी की बात चलवानी पड़ेगी। देवर जी, अपनी गर्लफ्रेंड को बता दीजिए, बहुत जल्द हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल भाभी, अभी जाकर बता कर आता हूँ। क्या हुआ, मुझे इस पार्क में क्यों लेकर आए हो? कितनी धूप है यहाँ। मैंने अपने घर में हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। मम्मी कह रही है कल तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे, इसलिए तुम्हें बता दिया। फाइनली 2 साल बाद इतनी हिम्मत दिखाई। ठीक है, कल मिलते हैं जब तुम मेरा रिश्ता लेकर आओगे। इतना कहकर श्रुति राहुल से गले मिलती है और अपने घर चली जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में राघव और रामलाल जंगल से लौटकर अपने घर पहुंचते हैं। सुना जी, आपके छोटे लड़के को कोई लड़की पसंद है, उसने गर्लफ्रेंड बना रखी है। क्या सच में राहुल को कोई लड़की पसंद है? अरे अगर ऐसी बात है तो हमें तुरंत उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने लड़की के बारे में क्या बताया? बहुत तारीफ कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड की, कह रहा था कि हमारे गरीब घर और जंगल में बसे ससुराल में भी रह लेगी। आपके सामने ही बैठा शर्मा रहा था। मैंने कहा ठीक है, रिश्ता लेकर आएंगे। अगर लड़की पसंद है तो पहले क्यों नहीं बताया? हम जल्दी शादी कर देते, रविवार को रिश्ता लेकर चलेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और अपने जंगल वाले घर में रातें बिताता है। और फिर कुछ दिन बाद सभी लोग तैयार होकर खड़े होते हैं। राघव, तूने बता दिया ना कि हम आ रहे हैं, कहीं अचानक झटका तो नहीं लगेगा? अरे नहीं पापा, वहाँ सारी तैयारियां हो गई हैं, जल्दी चलिए। पूरा परिवार गहरे जंगल से पैदल बाहर निकलता है। चारों तरफ घना जंगल और पक्षियों की आवाजें होती हैं। और फिर जंगल पार करके सभी लोग श्रुति के घर पहुंचते हैं और सोफे पर बैठते हैं। ये लड़की ने कैसा ससुराल चुन लिया है, इन लोगों के कपड़े देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हमारे बेटे ने बताया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम बस रिश्ता लेकर आए हैं, आप बताइए क्या करना है? अरे आप लोग 2 मिनट रुकिए, हम बेटी से बात करके आते हैं। कृष्णलाल और मीनाक्षी श्रुति को एक कमरे में ले जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, मुझे ऐसे कमरे में क्यों लाए हो?
ये कैसा लड़का पसंद किया है तुमने? इनके कपड़े देखे हैं तुमने? पापा, आप कपड़े क्यों देख रहे हैं? आप राहुल को देखिए, वो कितने अच्छे से बात करता है। ऐसे कपड़े पहनकर लड़की देखने आए हैं, इनका घर कैसा होगा? जैसा भी होगा मैं रह लूंगी, मुझे राहुल से शादी करनी है। ठीक है, फिर पछताना मत। कृष्णलाल और मीनाक्षी श्रुति को लेकर बाहर आते हैं। देखिए, हम बच्चों के फैसले का सम्मान करते हैं, शादी राहुल से ही होगी। दोनों परिवार खुशी से एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और रामलाल का परिवार वापस जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय होती है और तय दिन पर मंदिर में राहुल और श्रुति की शादी हो रही होती है, जहां राहुल के पूरे परिवार नाम, तरह तरह के गहने हैं और महंगे कपड़े पहने होते हैं। ये क्या जी, ये लोग जब श्रुति को देखने आए थे तो किस तरह के फटे पुराने कपड़े पहने थे, और आज अपनी बेटी की शादी में कोट पजामा कुर्ता, इतने गहने, ये सब कहाँ से आ गया? अरे हो सकता है इन्होंने इन चीजों को संभाल कर रखा हो और किसी खास मौके पर पहनते हो, या किसी से ले लिया हो अपनी बेटी की शादी के लिए। हमें क्या, हमें तो बस अपनी बेटी की शादी करवानी है, वो तो प्यार में अंधी है। इस तरह राहुल और श्रुति की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होती है और श्रुति राहुल के साथ विदा होकर रात के समय जंगल के पास पहुंचती है। ये क्या राहुल, तो मुझे शहर से इतनी दूर इस जंगल के पास क्यों लेकर आए हो? यहीं से हमारे घर का रास्ता जाता है ना, इसलिए। घबराओ मत बहू, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पूरा परिवार श्रुति को लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ होते हैं और अजीब सी आवाजें गूंज रही होती हैं। ये कैसी आवाजें आ रही है, और हम पैदल कितनी दूर चलेंगे? बस देवरानी जी, थोड़ी दूर और जाना है, फिर हमारा घर आ जाएगा। थोड़ी दूर और? आखिर मेरा ससुराल है कहाँ? पूरा परिवार श्रुति को लेकर धीरे धीरे गहरे जंगल के बीच उनके छोटे से घर तक पहुंचता है, जहां शारदा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। इतने गहरे जंगल के बीच बसा है मेरा ससुराल। आधे आधे हालत खराब हो गई, पूरा शरीर पसीने से भीग गया और डर से गला सूख गया। इस जंगल में मैं कैसे रहूंगी? बहू, क्या सोच रही हो? साइन पे ऐसे कलश गिराकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर। क्या हुआ देवरानी जी, अपने जंगलों के बीच बसी ससुराल को देखकर डर लग रहा है क्या? हाँ जी रानी जी, मैंने तो बचपन में सोचा था कि कोई महलों वाला ससुराल मिलेगा, पर ये तो जंगलों के बीच है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ देवरानी जी, बहुत जल्दी आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। ये कैसे कह रहे हो कि मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी? अरे, आपको बताया था ना कि राहुल की सरकारी नौकरी लगने वाली है। जैसी नौकरी लगेगी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो सब तो ठीक है, पर मैं सोऊं कहाँ? आप चिंता मत करिए देवरानी जी, आपकी जेठानी और ननंद अपने बिस्तर के साथ चटाई बिछाकर आपके लिए भी एक बिस्तर लगा देंगे। इतना कहते ही श्रुति की आंख लग जाती है और श्रुति वहीं सो जाती है। अगली सुबह रात यूं ही बीतती है और सुबह होते ही श्रुति तैयार होकर सभी के साथ खड़ी होती है। आज तो भाभी की पहली रसोई है, बड़ा मजा आएगा। मेरा ससुराल जंगलों के बीच है, जंगलों से घिरा हुआ है, यहाँ पहली रसोई में क्या मजा आएगा? पता नहीं इनके ससुराल में कैसा खाना बनता होगा। हाँ, बड़े दिनों बाद ऐसे कहिए रामलाल जी को भी नया स्वाद चखने को मिलेगा। बहू, आज तुम पुलाव बनाना। हाँ, आज बड़े दिनों बाद कुछ नया खाने को मिलेगा। बहू, तुम पनीर के पराठे बनाना मेरे लिए। और मेरे लिए तुम पनीर के पराठे बनाना। इनके घर में ये सारी चीजें भी हैं क्या? बहू, वो देख, वो रहा हमारा गैस चूल्हा और वहीं डिब्बों में सारा सामान रखा है। श्रुति छोटे से रसोई में जाती है, जहां डिब्बों और पन्नियों में काजू, किशमिश, चीनी, मेवे और सारा सामान राशन का भरा पड़ा होता है और पास में एक छोटा सा गैस चूल्हा भी रखा होता है। जैसे कहेंगे जेठानी जी, हमारा ससुराल तो जंगलों के बीच है और रसोई में काजू, किशमिश, केसर, पिस्ता और सारा राशन भरा पड़ा है। हाँ देवरानी जी, हमारे घर में रसोई में सारा सामान है। अरे बहू, हम गरीब जरूर हैं, जंगलों के बीच रहते हैं, पर खाने पीने के शौकीन हैं और वैसे भी जंगल में किराया नहीं देना पड़ता, तो उन्हीं पैसों से थोड़ा मेवा रख लेते हैं और कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज पहली रसोई में तुम इस्तेमाल करोगी। ऐसी बात है? इतना कहकर श्रुति अपनी पहली रसोई बनाना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में श्रुति सभी के लिए पूड़ियाँ, चावल का पुलाव, पनीर के पराठे, चटनी और कई तरह की सब्जियां बनाकर सबको परोसती है। आप लोग टेस्ट करके बताइए मेरी पहली रसोई कैसी बनी है। बहू, ऐसी बनी है कि बस क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने खाना बनाया है। इतना अच्छा खाना बनाना मुझे कभी नहीं लगा था। हाँ बहू, तू लव मैरिज करके आई जरूर है, पर तेरे हाथ में बहुत स्वाद है। हाँ भाभी, आपने तो किसी रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। रेस्टोरेंट से अच्छा? आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं क्या?
अरे नहीं नहीं देवरानी जी, हम गरीब लोग रेस्टोरेंट कहाँ जाते हैं, इतनी कमाई नहीं होती जितना एक बार खाने में खर्च हो जाए। तो फिर प्रीति, तुम रेस्टोरेंट का नाम कैसे ले रही हो? तुम्हें कैसे पता रेस्टोरेंट में ऐसा खाना मिलता है या नहीं? वो भाभी, मैं तो ऐसे ही बोल पड़ी। सुना है रेस्टोरेंट में लोग अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेस्टोरेंट में आपसे अच्छा कोई खाना बना सकता है। अरे श्रुति, तुम भी बस छोटी छोटी बातों पर पकड़ कर बैठ जाती हो। चलो तुम भी हमारे साथ बैठो और खाना खा लो। हाँ बेटी, बैठो हमारे साथ, साथ में खाना खाते हैं। श्रुति अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर खाना खाने लगती है और पूरा परिवार मिलकर श्रुति की पहली रसोई का मजा लेता है। इसी तरह श्रुति की पहली रसोई पूरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुबह का समय होता है और रामलाल और राघव नई शर्ट पैंट पहनकर एक प्लास्टिक के ठेले के साथ घर से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ से शहर की ओर जाने लगते हैं। पापा जी, ये नई शर्ट पैंट पहनकर आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। आप लोग किस फैक्ट्री में काम करते हैं और क्या काम करते हैं? हम लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ जो काम मिलता है वही करते हैं। लोहे की फैक्ट्री में नई शर्ट पैंट पहनकर जा रहे हैं और ये कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं। इससे महंगे कपड़े आपके पास कहाँ से आए? वो बहू, ये कपड़े तो... अरे ये कपड़े हमें फैक्ट्री के मालिक ने दिए हैं। हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर उन्हें दया आ गई, उनके पुराने कपड़े ही हमें दे दिए। वैसे भी उनके पुराने कपड़े नए जैसे ही लगते हैं। बड़े नेक दिल के हैं आपके फैक्ट्री मालिक, जो अपने कपड़े आपको दे दिए। अपने कपड़े भी दे दिए और कहा कि यही पहन कर आना, तुम्हारे फटे कपड़े अच्छे नहीं लगते थे रास्ते में। अच्छा ठीक है बहू, अब हम चलते हैं वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर रामलाल और राघव जंगल के रास्ते बाहर की ओर निकल जाते हैं। राहुल, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तुम आराम से यहाँ बैठे हुए हो। मुझे क्या काम होगा? हाँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है ना? हाँ हाँ ठीक है, याद दिला, मैं भी अपनी पढ़ाई करने जा रहा हूँ। इतना कहकर राहुल भी घर से निकल जाता है। इसी तरह आज का दिन बीतता है और कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन शारदा और सेजल सुंदर साड़ियां और तरह तरह के गहने पहनकर हाथ में पानी का घड़ा लेकर घर वापस आती हैं। मामी जी, दीदी, आप लोग तो नदी में पानी भरने गए थे ना? हाँ बहू, हम नदी से पानी भरकर लाए हैं। पर ये सुंदर साड़ी और इतने गहने कहाँ से आ गए? आप तो फटी हुई साड़ी पहनकर गई थी। अरे बहू, ये तो नदी के पास एक औरत पोटली में बांधकर फेंक रही थी, हमने उठा लिए। कपड़े समझ में आ रहे हैं, पर सोने के गहने कोई क्यों फेंकेगा? आप भी क्या देवरानी जी, कोई सोने के गहने क्यों फेंकेगा? ये तो आर्टिफिशियल है। एक औरत रो रही थी, उसने कहा फेंकने से अच्छा है किसी के काम आ जाए, तो हमने ले लिए। अच्छी बात है ये। इसी तरह कुछ देर बीतती है। दोपहर का समय होता है और शारदा और सेजल घर से बाहर निकलने लगती हैं। मम्मी जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम एक रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं, वहाँ भजन हो रहा है। अच्छा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं देवरानी जी, वहाँ से आते आते रात हो जाएगी, फिर आपको गहरे जंगल से वापस आना पड़ेगा। बहू, मैंने पहले सोचा था नहीं जाऊंगी, पर ये अच्छे कपड़े मिल गए तो सोचा चलो, भजन में भगवान की कृपा हो गई। और फिर शाम तक सब लोग आ जाते हैं, रात हो जाएगी, किसी को तो घर पर रुकना पड़ेगा ना। अगर ऐसी बात है तो मैं रुक जाती हूँ, आप लोग चले जाइए। श्रुति के कहने पर सेजल और शारदा अपनी अपनी सुंदर साड़ियां और गहने पहनकर घर से बाहर निकलती हैं और जंगल के रास्ते कहीं दूर चली जाती हैं और धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति घर की छोटी सी रसोई में आती है और डिब्बों के और सामान को ध्यान से देखने लगती है, जहां काजू, किशमिश, मेवे और अन्य सामान रखे होते हैं। मेरा ससुराल जंगलों के बीच जरूर बसा है, पर यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बस बिजली नहीं है, बाकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। इतना कहकर श्रुति अपने लिए खाना बनाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन श्रुति सेजल और शारदा के साथ शहर की सब्जी मंडी में आई होती है। अरे सब्जी वाले भैया, ये आलू और प्याज कितने के दिए? प्याज 40 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो। अरे भैया, इतने महंगे आलू और प्याज, हम तो बस आलू प्याज की ही सब्जी बनाकर खाते हैं, और तुमने इतने महंगे बेच दिए। गरीबों का निवाला मत छीनो, 20 रुपए में दे दो। अरे मैं ये दाम थोड़े लगाता हूँ, सभी इसी रेट में बेच रहे हैं। हमें भी खरीद जितनी पड़ती है उतना मुनाफा लेकर बेचते हैं। अरे भैया, हमारा हुलिया देखो, क्या हम इतने महंगे सब्जी खरीद पाएंगे? 20 रुपए में दे दो। अरे आप ऐसे कैसे कह रही हैं? मेरा मुनाफा तो कम हो जाएगा, कम से कम खरीद दाम तो दे दीजिए। 35 रुपए दे दीजिए दोनों आलू प्याज के। नहीं नहीं, मैं तो 30 रुपए ही दूंगी, गरीब के मुंह से निवाला मत छीनो। अच्छा ठीक है, 32 रुपए दे दीजिए, 2 रुपए मुझे भी कमाने दीजिए। ये मेरी सास 2-2 रुपए के लिए इतना भूलभाव कर रही है, इन्हीं पैसों से घर चलाती है। अरे भैया, आप क्या नानुकर कर रहे हो? ग्राहक को वापस नहीं भेजा जाता, दे दो। अच्छा, कितने किलो दूं? तुम्हें लगता है कि हम किलो में सब्जी लेते हैं क्या?
आधा किलो आलू और प्याज मिला कर दे दो। आपने तो 1 रुपया भी कम नहीं किया, फिर भी इतना कम सामान। ठीक है, ले जाइए। इतना कहकर सब्जी वाला सब्जियां तोलता है और श्रुति और दोनों मिलकर सब्जियां लेकर बाजार से घर की ओर चल देते हैं। वो देखिए माँ जी, रंग बिरंगी आइसक्रीम बिक रही है। अरे ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी जी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है लेकिन बहुत महंगी होती है। ये 150 रुपए की एक आइसक्रीम है, फलों की, प्योर बनी हुई है। मम्मी जी, अभी सब्जी नहीं ली है, अभी आइसक्रीम मत लीजिए। क्या 150 रुपए की आइसक्रीम? 5 रुपए में दे दो ना। अगर 5 रुपए की आइसक्रीम खानी है तो सड़क के उस पार सस्ती मिल जाएगी। ये फलों की आइसक्रीम है। मम्मी जी चलिए, मैंने पहले ही कहा था ये आइसक्रीम महंगी होती है। इतना कहकर पूरा परिवार जंगल के रास्ते अपने घर वापस आ जाता है। बहुत महंगी आइसक्रीम थी और हमारे पैसे भी कम खर्च हो गए। अरे माँ जी, हम तो सब्जी वाले से पैसे लेना ही भूल गए। मैंने तो उन्हें 30 रुपए ही दिए थे। नहीं नहीं, मैंने 50 रुपए दिए थे। जाओ बहू, जाकर 20 रुपए वापस ले आओ। हाँ मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सेजल जंगल से बाहर शहर की ओर निकल जाती है। 1 घंटा बीत जाता है। मम्मी जी, दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? 1 घंटा हो गया। जंगल से शहर जाना और वापस आना आसान नहीं होता, समय लगता है। वो सीधे शहर गई थी या कहीं और? तभी सेजल हाथ में आइसक्रीम लिए घर वापस आती है। देख, तेरी जेठानी आ गई, उससे पूछ ले। क्या हुआ देवरानी जी, ये आइसक्रीम कहाँ से आई? एक अमीर बुढ़ी औरत थी, उसे सड़क पार करने की मदद की तो उसने मुझे ये आइसक्रीम दिला दी। मुझे तो आज तक ऐसे लोग कभी नहीं मिले। जिसकी जैसे कर्म होते हैं उसे वैसे ही लोग मिलते हैं। पहले ये आइसक्रीम खा लो, फिर बाकी बातें बाद में करना। श्रुति अपने सास और नंद के साथ आइसक्रीम खाने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। और एक दिन प्रीति छोटे से शीशे में देखकर महंगे प्रोडक्ट से खुद का मेकअप कर रही होती है। प्रीति, ये मेकअप प्रोडक्ट तो काफी महंगे हैं। हम गरीबों के पास इतने महंगे मेकअप प्रोडक्ट कहाँ से आए? भाभी जी, ये तो मुझे भैया ने दिया है। भैया बताएंगे कहाँ से आए। राहुल, तुमने आज तक मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिया और प्रीति को इतने महंगे मेकअप गिफ्ट दिए हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और तुमसे किसने कहा कि मैंने पैसे से खरीदे? ये तो कॉलेज की एक अमीर लड़की थी, उसके पास एक्स्ट्रा पड़े थे, उसने मुझे दे दिए। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जो अच्छे लोग तुम्हें मिलते हैं वो मुझे नहीं मिलते? कोई अमीर लड़की ऐसे महंगे प्रोडक्ट क्यों देगी और उसने तुम्हें ही क्यों दिया? हे भगवान, परिवार का राज छुपाने के चक्कर में कहीं मेरा प्यार खतरे में ना आ जाए। हाँ, वही बात मैंने उससे पूछी थी। भाभी बताइए, उसने क्या कहा था? हाँ, उस लड़की ने बताया कि देवर जी ने उसे बताया था कि वो प्रीति को कभी कुछ गिफ्ट नहीं दे पाते, इसलिए उसने ये मेकअप किट दे दी ताकि देवर जी प्रीति को गिफ्ट कर सके। हाँ, ऐसी ही बात है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, बाय। प्रीति घर से बाहर निकल जाती है और श्रुति अपने मन में सोचने लगती है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। कभी अमीर बन जाते हैं, कभी गरीब। जेठानी और सास कभी अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। जेठ जी, ससुर जी कहते हैं मालिक ने दिए। प्रीति महंगे मेकअप पर झूठ बोलती है। आज तो सच पता करके रहूंगी। इतना सोचकर प्रीति, शारदा और सेजल घर से बाहर निकल जाते हैं। जेठानी जी और मम्मी जी का पीछा करने में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ननद जी का पीछा करके जरूर सच पता चल सकता है। श्रुति अपने जंगल वाले घर से निकलती है और धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ती है। कॉलेज के पास प्रीति अपनी सहेलियों के साथ एक महंगे कैफे में कॉफी पी रही होती है। ये ननद जी यहाँ इतने महंगे कैफे में क्या कर रही हैं? इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। श्रुति तुरंत कैफे के अंदर चली जाती है। भाभी, भाभी आप यहाँ? ननद जी सच बताइए, इतने महंगे कॉफी के पैसे कहाँ से आए? ये मत कहना कि रास्ते में मिल गए थे। भाभी, मुझे कहाँ पैसे मिलेंगे? मेरे कर्म भी आपके जैसे ही हैं। ये सब मेरे दोस्तों ने दिए हैं। अरे बोलो ना तुम लोग कि इन सब के पैसे तुमने दिए हैं? हाँ भाभी, प्रीति को कॉफी के पैसे हमने दिए हैं। जब वो कमाएगी तो हमें वापस कर देगी। नहीं भाभी, आप जाइए, मैं आती हूँ। श्रुति कैफे से वापस चली जाती है। प्रीति, तूने झूठ क्यों बोला? छोड़ ना, तूने झूठ बोलकर मेरी जान बचा ली ना। एक आइसक्रीम तो अब मेरी तरफ से खा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रामलाल, राघव और राहुल घर पर मिठाई लेकर आते हैं। आप लोग ये मिठाई क्यों लेकर आए हैं? और राहुल, इतने दिन हो गए, तुम्हारी नौकरी के बारे में कुछ बताया नहीं तुमने। वो नौकरी तो नहीं लगी। राहुल, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही तो तुम लोग क्या करोगे? अरे ये मिठाई तो हमारे मालिक ने दी है। राहुल के लिए तो हम नया बिजनेस करेंगे। क्या? यहाँ शहर में घर लेने के पैसे नहीं है और तुम लोग बिजनेस की बात कर रहे हो? अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, हम बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे। तुम बस मिठाई खाओ, ये सब टेंशन हम देख लेंगे।
राहुल अपनी बातों में श्रुति को उलझा देता है। कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे श्रुति का शक और गहरा होने लगता है। एक दिन शारदा और सेजल वापस में बात कर रही होती हैं। पास में श्रुति आंखें बंद करके लेटी होती है। बहू, ये अच्छा मौका है, देवरानी सो रही है, चलो निकलते हैं। आहिस्ते बोलिए मम्मी जी, वरना जग जाएगी। चलिए चुपचाप चलते हैं। इतना कहकर शारदा और सेजल चुपचाप घर से बाहर निकल जाती हैं। तभी श्रुति आंखें खोलती है। मैं तो इनकी बातें सुनने के लिए सोने का नाटक कर रही थी, आज इनका पीछा करके सच पता करूंगी। श्रुति चुपके से शारदा और सेजल का पीछा करने लगती है। धीरे धीरे शारदा और सेजल जंगल के अंदर एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचती हैं और चारों तरफ देखकर पत्थर में छुपा हुआ एक बटन दबाती हैं, जिससे एक दरवाजा खुलता है और दोनों अंदर चली जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ इनका राज छुपा है, आज मैं भी देखती हूँ। श्रुति पत्थर के पास पहुंचती है और बटन दबाती है। दरवाजा खुलता है और श्रुति अंदर चली जाती है। अंदर घना अंधेरा होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते ही सामने एक बड़ा आलीशान महल दिखाई देता है। सामने 2 पहरेदार खड़े होते हैं। इतना बड़ा महल, और ये मेरी सास और जेठानी यहाँ कहाँ जा रहे? रुको, तुम अंदर कैसे आई और कहाँ जा रही हो? मेरी सास और जेठानी भी तो अंदर जा रही हैं, मुझे भी जाने दो। अरे श्रुति बहू, तू यहाँ कैसे आ गई? तुमने हमें देख लिया? माँ जी, जेठानी जी, आप लोग मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे भी सच्चाई जाननी है। शारदा और सेजल श्रुति को भी अपने साथ महल के अंदर ले जाती हैं। महंगे झूमर, बड़ा डाइनिंग हॉल और महंगी सजावट होती है। ये सब क्या है? बाहर से जंगल और अंदर पूरा महल, ये किसका महल है? बहू, ये तेरा ही ससुराल है। बाहर से जंगल जैसा दिखता है लेकिन अंदर पूरा महल है। आप लोगों के पास इतना सब कुछ कहाँ से आया? और जंगल के अंदर छुपा हुआ ये पूरा महल वाला ससुराल, ये कहाँ से आया? शांत हो जाइए देवरानी जी, हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे। नहीं, मुझे आप लोगों पर यकीन नहीं है। आप लोग शुरू में मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं, मैं समझ गई हूँ। इतना बड़ा महल जैसा ससुराल कोई सिर्फ गलत काम करके ही बना सकता है। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास, सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगी। बहू, ओ बहू रुको, एक बार हमारी बात सुन लो। माना हमने तुझे शुरू से लेकर अब तक झूठ कहा, पर अब तो बताएंगे, सच ही बताएंगे। नहीं, पहले सभी को यहाँ बुलाइए, उसके बाद ही मैं कोई सच सुनूंगी। और अगर मुझे लगा कि आप लोग गलत कह रहे हैं तो मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी और आप लोगों को पकड़वा दूंगी। इतना कहकर शारदा अपने महल वाले ससुराल में अपना महंगा आईफोन निकालती है और तुरंत रामलाल को फोन करती है। सूट बूट पहने हुए ऑफिस में बैठा रामलाल फोन उठाता है। हाँ शारदा, बोलो, आज फिर तुमने इस नंबर पर फोन किया, क्या हुआ? छोटी बहू को सारी सच्चाई पता चल गई है, उसने हमारा पीछा कर लिया है। क्या? छोटी बहू को कैसे सच्चाई पता चल गई? उसने हमारा पीछा किया और सब कुछ जान लिया है। आप और राघव जल्दी हमारे बाहर से जंगल और अंदर से महल वाले घर में आ जाइए, वो पुलिस के पास जाने की बात कर रही है। बहू को रोको, मैं राघव और राहुल को लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामलाल फोन रख देता है। कुछ ही देर में रामलाल, राघव और राहुल सूट बूट और टाई पहने अपने जंगल दिखने वाले महल जैसे घर में पहुंचते हैं। ये सूट बूट टाई, ये सब भी आपके मालिक का दिया हुआ है ना? बहू, ये कुछ भी किसी का दिया हुआ नहीं है, ये सब हमारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ये कैसा महीना से कमाया हुआ पैसा है जिसे आपने जंगलों में छुपा कर रखा है? बहू, अब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। आज से 25 साल पहले की बात है। आज से 25 साल पहले जवान रामलाल अपने गांव की पुश्तैनी हवेली में अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों के साथ रहता है। हवेली पुरानी लेकिन शाही अंदाज में सजी होती है। अरे बेटा रामलाल, जल्दी खाने पर बैठ, देख शारदा बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। रामलाल अपने छोटे बच्चों के साथ सूट बूट पहने महंगे डाइनिंग टेबल पर बैठता है, जहां शारदा चांदी की थाली में सभी को खाना परोसती है। सासू माँ, मम्मी जी, खाना चक्कर बताइए कैसा बना है? वाह बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। और सिर्फ खाना ही नहीं, तुमने इस पुश्तैनी ससुराल को भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। अरे शारदा, तुम बच्चों को संभालो, पिताजी फैक्ट्री मैं उनके साथ फैक्ट्री जा रहा हूँ। इतना कहकर रामलाल अपने बड़े से पुश्तैनी हवेली से निकलता है और एक बड़ी फैक्ट्री में अपने पिता शंकर प्रसाद के पास पहुंचता है। अरे बेटा रामलाल आ गया, तेरी मेहनत रंग लाई बेटा। आज हमारी छोटी सी फैक्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि हम 30% टैक्स सरकार को देते हैं। पिताजी, ये टैक्स सरकार इसलिए ले रही है ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी मदद कर सके। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रामलाल अपनी फैक्ट्री को मेहनत से लगातार आगे बढ़ाता है और समय पर सरकार को टैक्स देता रहता है। एक दिन अचानक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। सैकड़ों मजदूर घायल हो जाते हैं और पूरा व्यापार बर्बाद हो जाता है। बेटा रामलाल, हिम्मत मत हार, तू कहता था ना सरकार हमारी मदद करेगी, अब हम उनसे मदद लेंगे। पिताजी, सरकार से मदद तो मिल जाएगी, पर गरीब मजदूरों का क्या होगा जो घायल हो गए हैं?
सबसे पहले मैं इनका मुआवजा दूंगा, मुझे अपनी फैक्ट्री की चिंता नहीं है। फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और रामलाल मदद के लिए सरकार के पास जाता है, लेकिन सरकार सहायता देने से मना कर देती है। क्या फायदा ऐसी सरकार का जहाँ व्यापारी अपना सब कुछ देकर भी अकेला रह जाए। पिताजी, जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, जब मैंने शुरू किया था तब भी कुछ नहीं था, और एक बार फिर मैं शुरू करूंगा चाहे मेरे पास फिर कुछ ना हो। लेकिन अब जब मैं खड़ा होऊंगा तो किसी सरकार को एक पैसा टैक्स के नाम पर नहीं दूंगा। इतना कहकर रामलाल पत्थर तोड़ने की मजदूरी करता है, परिवार के साथ सूखी रोटी और प्याज खाता है और धीरे धीरे 10,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। चारदा, मैंने 10,000 की पूंजी इकट्ठा कर ली है। अपने और इस गांव में मजदूरी नहीं करूंगा, शहर जाऊंगा और दोबारा अपना बिजनेस शुरू करूंगा। अब बताओ श्रुति बहू, मैंने कुछ गलत किया क्या? जिस सरकार को मैंने और मेरे पिताजी ने समय पर जितना चाहा उतना टैक्स दिया, और जब हमें जरूरत पड़ी तो सरकार ने हमें पीठ दिखा दी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे ससुर ने कितनी बदनामी सही है, कितनी मेहनत की है। राघव और राहुल छोटे थे तब इन्हें ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। तुम्हें पता है, इसी दौरान मैं गर्भवती हो गई। प्रीति मेरे पेट में थी और चांदी की थाली में खाना खाने वाले ससुराल की बहू को दिन दिन भर भूखा रहना पड़ा। तब जाकर तुम्हारे ससुर ने यही सब खड़ा किया। शारदा की आंखों में पुराने संघर्ष की परछाई साफ झलकती है। बहू, इतना कुछ होने के बाद मैं अपने दिल को कभी मना ही नहीं पाया कि सरकार को टैक्स दूं, और इसलिए सरकार को टैक्स देने से हम बच रहे हैं। इसलिए मैंने तुम्हारा ये महल जैसा ससुराल जंगलों में बनवाया है। बाहर से ये जंगल जरूर दिखता है, पर अंदर से मेरा घर पूरा महल जैसा है, जैसा मेरा पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी। अगर ये सब सच है और आप सच कह रहे हैं, तो शादी के पहले या शादी के बाद मुझे ये सारी बातें आपने क्यों नहीं बताई? जब मैंने खुद ही ये सारी बातें पता कर ली तब आप क्यों बता रहे हैं? देवरानी जी, ये फैसला पूरे परिवार का था कि आपको सच्चाई सही समय आने पर ही बताएंगे। सही समय? कौन सा सही समय? कैसा सही समय? श्रुति, मैं चाहता था कि पहले पूरा परिवार तुम पर भरोसा करे, तुम हमारी गरीबी वाली स्थिति में ढल जाओ और अचानक से नहीं, पहले तुम इस जीवन को समझो, फिर ही हम तुम्हें अपने इस महल जैसे ससुराल के बारे में बताते। बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। रोज एक नई कहानी सुनाती हो, मैं क्यों यकीन करूं? कोई पुरानी हिंदी फिल्म की कहानी सुना दोगे और मैं मान लूंगी? इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे सबूत चाहिए, किसी की बातों पर मैं भरोसा नहीं करने वाली। श्रुति, अगर तुम्हें सबूत ही चाहिए तो हम देंगे, लेकिन तुमसे एक वादा चाहिए कि ये राज हमेशा राज ही रहेगा। पुलिस या किसी को ये बात कभी मत बताना। पहले आपके पास क्या सबूत है कि आप लोग सच कह रहे हैं, वो मुझे बताइए। उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि आप लोग सच कह रहे हो या झूठ, और मैं किसी को बताऊं या नहीं बताऊं। बहू, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी सारे सबूत लेकर आता हूँ। रामलाल अपने बड़े से लग्जरी कमरे में जाता है और ऑटोमेटिक अलमारी खोलता है, जहां से पुराने कागजात, फैक्ट्री में आग की तस्वीरें और एक पुरानी अखबार की कॉपी लेकर वो वापस आता है। बहू, ये लो। ये सब क्या है? ये वो अखबार है जिसमें हमारी फैक्ट्री में आग लगने की खबर छपी थी और हमारी हवेली के नीलाम होने की खबर थी। इसी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई थी। और बहू, ये फोटो है जिनमें हमारी फैक्ट्री में आग साफ साफ दिखाई दे रही है। श्रुति, हमारे हाथ में जो पेपर्स हैं उसमें पापा ने सरकार को कई बार मदद के लिए चिट्ठियां लिखी थी। हर बार जवाब आया कि कोई मदद नहीं मिलेगी, और जब पापा खुद सरकार के पास गई तो उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। श्रुति सभी सबूतों को ध्यान से देखती है और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पूरी सच्चाई साफ होने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, और आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच्चाई न जानने की वजह से बहुत गुस्से में थी, पर अब मुझे आप सबकी सच्चाई पता चल गई है। आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी आपके साथ हुआ, अगर वो किसी और के साथ होता तो शायद वो भी यही करता। बहू, अगर तुम्हें सच्चाई हमारी पता चल ही गई है तो जंगलों में छुपे हुए अपने इस महल जैसे ससुराल में अब तुम जब मन हो तब आ सकती हो, पर एक बात का ध्यान रखना, ये राज कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आप सभी से वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी अब इस जंगलों में अंदर छुपे हुए महल जैसे ससुराल की राज को हमेशा राज ही रखूंगी। भाभी, चलिए हम आपको आपका ससुराल घुमाते हैं। यहाँ कई सारे कमरे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ देवरानी जी, यहाँ कई तरह की साड़ियाँ और गहने भी हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इतना कहकर सेजल और प्रीति श्रुति को महल जैसे ससुराल के अंदर घुमाने ले जाती है। सभी एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं जहां हर तरह की साड़ियां और डिजाइनर कपड़े सजे होते हैं। एक तरफ खूबसूरत लहंगे और दूसरी तरफ महंगे गहनों के बॉक्स रखे होते हैं। अच्छा, तो आप लोग यहीं से कपड़े लेकर आते थे और मुझसे कहते थे कि ये किसी ने दिए हैं। माफ कीजिए देवरानी जी, उस समय हमें झूठ बोलना पड़ता था, पर अब आप जैसे चाहें वैसे कपड़े यहाँ से ले सकती हैं।
फिर प्रीति और सेजल श्रुति को एक दूसरे बड़े कमरे में लेकर जाती हैं जहां ट्रैम्पोलिन और तरह तरह के झूले लगे होते हैं। ट्रैम्पोलिन, ये तो मुझे बहुत पसंद है और यहाँ झूले भी हैं। देवरानी जी, यह आपके महल जैसे ससुराल का सबसे बड़ा कमरा है। यहाँ रविवार के दिन पूरा परिवार मस्ती करने आता है। श्रुति अपने नंद और जेठानी के साथ ट्रैम्पोलिन पर कूदने लगती है और कुछ ही देर में पूरा परिवार भी आता है और सभी साथ में झूले और ट्रैम्पोलिन पर मस्ती करने लगते हैं। धीरे धीरे श्रुति अपने जंगलों के बीच छुपे हुए महल जैसे ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है और इस राज को हमेशा के लिए राज ही रखती है।